नमस्कार साथियों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है साथियों हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल यूट्यूब चैनल के ऊपर। हमारे यहां पर तैयारी करवाई जाती है साथियों एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ की। एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ के साथ साथ साथियों आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर के टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूपीजीआईसी, जीडीसी इत्यादि सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हिस्ट्री विषय के, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे वो सेंट्रल लेवल के हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल एजुकेशन एंड सोशल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली कर सकते हैं। तो हमारा मध्यकाल चल रहा था तो सभी को पता होगा। मध्यकाल में मुगल काल का चैप्टर चल रहा है। मुगल काल के चैप्टर में हमारे 144 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम 1 बाय 1 करके सोल्व कर चुके हैं। हम आप सभी का फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं एमसीक्यू के माध्यम से और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। ठीक है, तो इससे पहले हमारे 144 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। बहुत सारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है हमारी, सबको पता होगा। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं लगातार हमारे साथ बने हुए हैं उन सभी को। इसी संदर्भ में आज का फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि मुगल काल का क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित है। कौन सा जोड़ा जो है सही सुमेलित है। एक तरफ मुगल सम्राट दे रखे हैं, एक तरफ उनके मकबरों का स्थान दिया हुआ है। तो दोनों में से मैच मेकिंग करके आपने राइट आंसर का चूज करना है। तो ज़रा बताइए साथियों कि राइट आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन में से आपने राइट आंसर चूज करके राइट आंसर पुटअप करना है। 30 सेकेंड्स का सभी स्टूडेंट्स को टाइम दिया जा रहा है हमारी तरफ से। 30 सेकेंड्स के अंदर अंदर आपने राइट आंसर चूज करके पुटअप करना होता है कमेंट्स के माध्यम से। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और देता हूँ साथियों आप सभी को, लेकिन उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक कीजिए साथियों, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए साथियों, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम से मिल सके। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है साथियों कि यूजीसी नेट जीआरएफ हिस्ट्री/फिलर फोरम करके हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ स्टडी मटेरियल जिनको कि हम यहाँ पर कवर नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश से छूट जाता है कुछ स्टडी मटेरियल, जैसे कि आपका नोट्स है, पीडीएफ है, अपडेट्स हैं, पोल क्वेश्चंस है, एमसीक्यूज़ वगैरह हैं, उन सभी के लिए आप हमारे क्या बोलते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उन सभी को मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ से भी आप देख करके अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्गफुली कर सकते हैं हमारे साथ मिल करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 145 का जो राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा। इससे पहले मैंने बताया था साथियों आपको कि मुग़ल सम्राट बाबर से लेकर मेन आपका औरंगजेब तक जो 6 मुग़ल सम्राट, प्रमुख मुग़ल सम्राट हुए हैं, इन सभी के शासनकाल, इनका जन्म स्थान, इनके मकबरों का स्थान है और मृत्यु का समय, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अच्छे से देख लीजिए। तो 145 का जो राइट आंसर है साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि बाबर का मकबरा काबुल में है और आपका जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, ये दोनों राइट है। बहादुर शाह जफ़र का मकबरा सबको पता होगा रंगून, दिल्ली में नहीं है, रंगून में है, सॉरी रंगून जो कि बर्मा की राजधानी है उस समय का रंगून। ठीक है, यहाँ पर है इसकी बादशाहपुर आपका बहादुर शाह जफ़र की का मकबरा। ठीक है, और अकबरा का सबको पता होगा ये है आपका सिकंदरा में। तो 4 ऑप्शन आपको क्लियर हो गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 क्या कहता है कि निम्नलिखित मुगल चित्रकारों में से कौन व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ था। बताइए साथियों व्यंग्य चित्र का विशेषज्ञ कौन था। साथियों देखिए बाबर से लेकर के औरंगजेब तक के जो 6 प्रमुख शासक हुए ना, इनसे संबंधित लेखक, ठीक है, उनकी लेखनियाँ, उन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, उनके संबंधित चित्रकार और वो चित्रकार किस किस शासक में के समय में कौन कौन से प्रमुख चित्रकार थे और उनकी कृतियाँ क्या थी और उनकी विशेषताएं क्या थी, ये आपने अच्छे से देख लेना है। हर बार 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता ही बनता है।
तो व्यंग्य चित्रकार चित्र का जो विशेषज्ञ था साथियों वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, बसावन। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किस बादशाह को उसकी मृत्यु के बाद आधिकारिक तौर पर अर्श आशियानी स्वर्ग में रहने वाला कहा गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन भी है, बताऊंगा। ज़रा राइट आंसर पुट अप कीजिए इसका, फिर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 147 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अकबर को कहा गया अर्श आशियानी। किसने कहा? अबुल फजल ने अपनी आईन अकबरी में, अकबरनामा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुगल काल के किस निम्नलिखित मकबरे में प्रथम बार पित्रादुरा का प्रयोग मिलता है? यहाँ से आते 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके पित्रादुरा से संबंध वाले, बताइए। तो 148 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एतमाउद्दौला का मकबरा। एतमाउद्दौला जो था ना साथी, ये जो था ये जहांगीर का ससुर था। कौन था? जहांगीर का ससुर था और नूर जहां का पिता था। तो नूर जहां ने इसकी याद में मकबरा बनवाया था एतमाउद्दौला का। ठीक है। इसमें सबसे पहले मुगल काल की बात हो रही है। मुगल काल में सबसे पहले पित्रादुरा का प्रयोग किया गया था। ठीक है। उसके बाद फिर आपका ताजमहल की बारी आती है। ताजमहल में बहुत भरपूर मात्रा में इस्तेमाल किया गया है पित्रादुरा शैली का। पित्रादुरा एक चित्रकला क्या बोलते हैं आपकी मूर्तिकला की, चित्रकला की शैली है जिसमें कि बारीक बारीक पत्थरों के ऊपर कारीगरी की जाती है और उसमें महंगे महंगे रतन मणिक मोती वगैरह लगाए जाते हैं, चिपकाए जाते हैं। उस शैली को बोलते हैं, उस डिज़ाइन को, प्रकार को बोलते हैं पित्रादुरा करके। ठीक है। तो ज़रा बताइए साथियों, भारत के अंदर मध्यकाल में सबसे पहले पित्रादुरा का प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है? सबसे पहले मुगल का, या तो मुगल काल पूछा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले मध्यकाल में सबसे पहले भारत के कौन से स्थान में पित्रादुरा का प्रयोग देखने को मिलता हमें? आपके लिए कोई सवाल नेट का आया हुआ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पीवाई को देख लेना, मिल जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मुंतखब उल लुबाब का लेखक था? बताइए साथियों, मुंतखब उल लुबाब का लेखक कौन था? सिंपल क्वेश्चन है।
तो मुंतखब उल लुबाब का लेखक जो है ना साथियों, वो है आपका काफ़ी खां। ये जब एक बात बताऊँ आपको, ये जब मैं तैयारी करने लगा था ना स्टार्टिंग के अंदर, तो ये मुंतखब उल लुबाब मैंने बहुत मुश्किल से याद किया था साथियों, सही बता रहा हूँ। बहुत क्रिटिकल वर्ड लगा था। अब तो खैर इतनी प्रैक्टिस हो गई है, बोल बोल कर याद कर करके ईजी हो गया है। इसी प्रकार से आप लोगों को भी, जो स्टार्टिंग फ्रेशर्स होते हैं, उनको भी बड़ा क्रिटिकल लगेगा। मेरे को ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सामने रख दिया हो, कोई गिलास में पेश करते हैं ना, ये लीजिए आपके सामने पेश है, क्या है ये है मुंतखब उल लुबाब। क्या बात है, किसने लिखा? ये काफ़ी खां ने लिखा। ओहो हो भाई साहब, पूछो मत बस। ऐसा मुझे लगा पर्सनली, सॉरी फॉर देट, बट मेरी एक्सपीरियंस में आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट कहता है कि वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार अभिषेक हुआ कौन था? दो बार राज्याभिषेक जिसका हुआ था, किसका हुआ था साथियों, बताइए जरा। तो क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब का। औरंगजेब का सबको पता होगा साथियों, उत्तराधिकार के युद्ध के अंदर जब इसने अपने भाई को मार दिया था, उसके बाद इसने वहीं पर ही अपना राज्याभिषेक करवा लिया था, और दूसरी बार फिर इसका राज्याभिषेक फिर दोबारा हुआ था शाही महल में। तो ज़रा बताइए साथियों, दूसरी बार जब औरंगजेब का राज्याभिषेक हुआ था, कहाँ पर हुआ था? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शिवाजी के काल में परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री को क्या संज्ञा दी थी, या क्या कहा जाता था? भाई सब क्रिटिकल बना दिया क्वेश्चन को। सिंपल पूछते हैं तो आप जल्दी समझ जाते। अब ये ऐसी थोड़ी क्रिटिकल लैंग्वेज बना दी कि कुछ लोग तो लैंग्वेज में ही मार खा जाएंगे। हम्म तो क्वेश्चन नंबर 151 का जो राइट आंसर होगा साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथी, घुमाया कैसे इन्होंने कि परराष्ट्र लिख दिया यहाँ पे अगर साधारण भाषा में लिखते तो विदेश मंत्री होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? विदेश मंत्री। ठीक है ना, विदेश मंत्री की जगह इन्होंने क्या रख दिया? परराष्ट्र मामलों के अधिकारी मंत्री को क्या संज्ञा दी गई थी? संज्ञा और जोड़ दिया इसमें। संज्ञा बोलते क्या नाम था उसका, क्या कहा जाता था उसे। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण वगैरह आपने पढ़े होंगे ना हिंदी साहित्य में, हिंदी व्याकरण में, वही। ठीक है, तो इसकी याद करने की ट्रिक क्या है साथियों? देखिए क्या होता है कि एक राज्य होता है, एक राष्ट्र होता है। ठीक है, जैसे कि मराठा राष्ट्र था, मराठा राज्य था मान लीजिए, तो इससे बाहर जो जाएगा वो विदेश हो जाएगा, सीधी सी बात। इसके बाहर का जो होगा वो राज्य कौन सा होगा? विदेशी राज्य। ठीक है, तो विदेशी राज्य की क्या होती है? एक सीमा। ये क्या होती है? सीमा। और सीमा से बनता है अपना क्या? सुमंत। सिंपल, इससे याद कर सकते हैं आप। तो क्लियर हुआ ये आपका। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म राजपूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ था? कौन सा मुगल शासक था जिसके की माँ राजपूत नहीं थी,
बाकी तीनों की थी, एक की नहीं थी। बताइए साथियों कौन सा शासक था। तो देखिए साथियों क्वेश्चन नंबर 152 का जो राइट आंसर होगा ना, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। औरंगजेब का जन्म जो है राजपूत माँ के गर्भ से नहीं हुआ था, बाकी इन तीनों की माताएं राजपूत थी। हिंदू महिलाएं थी इन तीनों की माताएं। डिटेल अपने देख लेना, पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निहाल चंद्र किस कलम का प्रसिद्ध चित्रकार था। चार ऑप्शन दिए गए हैं, फटाफट ऑप्शन बताइए, फिर इसकी डिटेल बताऊंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर 153 का जो राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्या हुआ था साथियों, मुगल चित्रकला के बाद में ना चित्रकला की शैलियाँ जो क्षेत्रीय शैलियों में बट गई थी, क्षेत्रीय शैलियाँ बट गई थी, उन्हें कहा गया कलम। क्या कहा गया, कलम कहा गया। ठीक है, जैसे कि बूंदी थी, कोटा थी आपकी, हैं इसी प्रकार से बसोली है आपका, किशनगढ़ है आपकी चित्रकारी, इसी प्रकार से बहुत सारी क्षेत्रीय कलाएँ उभरी उसी से, तो उन्हें कलम कहा जाता है। तो क्षेत्र कलम से कन्फ्यूज, कलम का मतलब ये नहीं कि पेन नहीं होगा आपका, नहीं, कलम से मतलब संबंधित क्षेत्र, चित्रकला का संबंधित क्षेत्र। ठीक है, पै बाकी से क्या तात्पर्य, ये सबको पता होगा, ये ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन है। तो जरा बताइए साथी, पै बाकी से क्या तात्पर्य है। तो 154 का जो राइट आंसर होगा ना साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अप्रदत्त जागीर भूमि। मतलब ऐसी ज़मीन होती थी जिसमें से कि बाद में जागीरें प्रदान की जाती थी। ठीक है ना, रिजर्व ज़मीन थी, कुछ ज़मीन के टुकड़े जो होते थे, क्षेत्र जो होते थे, उनको रिजर्व रखा जाता था और मनसबदारों को उन्हीं में से जागीर दी जाती थी। जागीरदार हमारे गांव में बहुत पहले बात है, एक थी फैमिली, उनको जागीरदार बोलते थे। अब किसी ज़माने में रहे होंगे वो जागीरदार, मिली होगी उनके बाप दादाओं को जागीर, इसलिए उनका ख़ानदान ही जागीरदार। किनके घर पे जाना, जागीरदारों के घर पे, यहाँ जागीरदारों के ये हो रहा है, जागीरदारों को वे हो रहा है, बोलते हैं ना गाँव में। सेठ बनिए बड़े लोग होते हैं, कुछ हर गांव गली मोहल्ले शहर में कुछ संपन्न
परिवार होता है उनका एक अलग ही रुतबा होता है, इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी था ठाकुरों में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 155 कहता है कि अकबर के शासनकाल में भारत आने वाला यात्री कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो नेट का आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। बताइए अकबर के टाइम पीरियड में भारत में कौन सा विदेशी यात्री आया था। 4 ऑप्शनों में से सबको पता होगा बहुत सारे यात्री आए थे, लेकिन चारों में से आपने एक राइट आंसर चूज करके पुटअप करना है। बताइए फटाफट। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गोल्डी। मासिक अनुपात के आधार पर वेतन की प्रथा किस मुगल सम्राट ने आरंभ की। हाँ बताइए साथियों, मासिक वेतन के आधार पर, यानी कि मंथली सैलरी बोले तो एक प्रकार से। मंथली सैलरी का किस प्रकार का प्रारंभ जो है कौन से मुगल सम्राट ने शुरुआत की थी मंथली सैलरी की। ज़्यादातर सबको पता होगा साथियों, सालाना सैलरी दी जाती है। वेतन जो सैनिकों का और अधिकारियों का वेतन था वो सालाना के रूप में दिया जाता था, और उनकी भूमि आवंटन दिया जाता था उनको। उसी का जो टैक्स कलेक्शन आता था उसी में थे वो अपना हिस्सा रखते थे, और अपनी एक सेना रखते थे जो कि समय पड़ने पर शासकों को देनी होती थी, सेवाएं देनी होती थी। सेना वो अपनी उनके साथ में युद्ध वगैरह करने के लिए उन्हें अपनी सेनाओं को सादा की सेवा में भेजना होता था, और टाइम टू टाइम वो चेकअप करवाते थे, और कुछ नजराने वगैरह पेश करते थे शासक को, भेंट नजराने वगैरह हैं, सबको पता होगा। नहीं पता है तो पता कर लेना, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो 156 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां ने आरंभ की थी मासिक वेतन की प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऐसे समय जब कोई व्यक्ति भूमि प्राप्त करता है तो उसे अधिकाधिक निचोड़ता है, जिससे कृषक अन्य प्रांतों में पलायन कर जाते थे। उपरोक्त कथन किसका है। ये तो मैंने खुद पढ़ा यार पूरा, इसका बताया था आप लोगों को, शायद पता नहीं कुछ लोगों को याद होगा या नहीं होगा, अब तक भूल बहुत जल्दी जाते हो आप लोग। थोड़े क्लासेज में सारा कराया था ये। कौन से विदेशी यात्री ने ऐसा लिखा है, स्टेटमेंट है ये आपका, हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित आ गया क्वेश्चन। तो ये कहा था साथियों बर्नियर ने। बर्नियर की भारत यात्रा अगर आप पढ़ोगे, बहुत कुछ लिखा उस बंदे ने, बहुत कुछ लिखा यार, पढ़ के देखना, बड़ा मज़ा आता पढ़ने में। समय मिले, अभी नहीं, एग्ज़ाम्स के बाद में एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी किया करो। तो क्या देखो क्या हुआ था साथियों कि जब मुग़ल सम्राट किसी को मनसबदारी या जागीर का टुकड़ा देता था ना, भूमि का टुकड़ा देता था, एक मिनट, ठीक है, तो मान लीजिए उसका टुकड़ा दे दिया गया उसको, ठीक है, तो वहाँ का जो अधिकारी या मंत्री जो था, ठीक है, वो क्या करता था कि ज़मीन के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा करके बढ़ाता था उसको। तो वहाँ पर जो किसान जो काम करते थे ना, वो उनका क्या होगा, निचुट जाएंगे बेचारे, कहाँ से देंगे वो टैक्स, इतना खर्चे ज़्यादा, आमदनी कम, और उसमें से 50% से ज़्यादा तो वो हिसाब सा ले जाता था। फिर उनके और भी खर्चे होते थे किसानों के, तो किसान क्या करते थे, छोड़ छाड़ करके दूसरे जगहों पर चले जाते थे। कब तक सहन करेंगे यार बेचारे। नहीं, हमारे यहाँ की दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण ये रहा है साथियों,
शासक वर्गों ने हमें हमेशा लूटा है। क्लियर। बहुत कम शासक ऐसे हैं जिन्होंने जनता की भलाई के बारे में सोचा हो, अदरवाइज सब ने अपना पेट भरने से मतलब रहता था। तभी तो जनता विद्रोह कर देती थी। कभी कहीं विद्रोह होते थे मुगल काल में, कभी कहीं विद्रोह होते थे। हालांकि बहुत कम पढ़ाया जाता उनके बारे में, जितना पढ़ाया जाता है विद्रोह ज़्यादा होते थे, पढ़ाया कम जाता, मेन में नहीं पढ़ाए जाते हैं एकेडमिक्स में। तो 58 कहता है 158 क्वेश्चन कि मराठों को उमरा वर्ग में सम्मिलित करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था। तो ये जो है राइट आंसर होगा इसका 158 का साथी, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर। जहांगीर ने शुरुआत की थी मराठों को उमरा वर्ग में शामिल करने की। उमरा एक पोस्ट होती थी ना, जैसे खान होता था, मलिक होता था, अमीर होता था, इसी प्रकार से बड़ी पोस्ट पे इनको अपॉइंट किया था मराठों को। ये मैच मेकिंग वाला क्वेश्चन आ गया आपका। एक तरफ स्मारक और एक तरफ उनके निर्माता दिए गए हैं। आपने कट गया यार थोड़ा सा, डी ऑप्शन। एक मिनट थोड़ा ठीक कर देते हैं। तो यहाँ पे यह है आपका जो डी ऑप्शन है ना, ये इसमें हो जाएगा आपका। यहाँ पे 4 है आपका, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 3 और यहाँ पे फर्स्ट। ठीक है, अभी आपका इनमें से आपने राइट आंसर चूज करके पुटअप करना है। बताइए क्या होगा राइट आंसर साथियों, समझ गए ना? साफ दिखाई पड़ रहा होगा आपको। एक तरफ स्मारक है, ठीक है ना, मोनूमेंट्स हैं, और एक तरफ उनके निर्माता हैं। तो बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 159। ठीक है, अभी बताया ना साथियों मैंने, सिंपल 1 या 2 पॉइंट आपको 100% श्योर होने चाहिए, आप इजीली इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सी बात है यार। यार देखिए, आप बुलंद दरवाजे देख लीजिए, कहीं मजे। बुलंद दरवाजे किसने बनाया, सबको पता है। 1576 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था। 1576 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, एक सी के साथ सेकंड मिला दिया आपने, सी के साथ सी की लाइन में सेकंड आप ढूंढ लीजिए कहाँ पर है। सी की लाइन ये यहाँ पर सेकंड, इसमें एक में ही आ रहा है, ये आ गया। ठीक है, और चलो और देख लेते हैं। एतमादुल्ला का मकबरा, इजी बता रहा हूँ आपको, इजी ट्रिक जो है, ठीक है ना। एतमादुल्ला का मकबरा अभी मैंने बताया आपको कि नूरजहाँ ने अपने पिता की याद में बनवाया था, तो बी का आ जाएगा थर्ड, बी का थर्ड ये यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल सी बात है, तो ये पूरी लाइन ठीक हो जाएगी आपकी बी। 4 3 2 1। और बादशाही मस्जिद लाहौर ये बनवाई थी आपकी औरंगजेब ने। ठीक है, और मोती मस्जिद आगरा ये किसने बनवाई थी आपकी, ये बनवाई थी शाहजहाँ ने। ये पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं एक बार इस पर, ठीक है ना, कि शासकों आगरा के अंदर क्या बोलते हैं, मस्जिद, आगरा की मस्जिद, ठीक है, दिल्ली के लाल किला की मस्जिद, लाहौर की मस्जिद, फतेहपुर सीकरी की मस्जिद, ये जो मेन क्षेत्र हुए हैं ना मुगलों से संबंधित है। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन मस्जिद कौन कौन शासकों ने बनवाई है और कब कब बनवाई है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 160 1579 1579 ईस्वी में मजहर ने अकबर को क्या प्रदान किया। मजरनामा था ना, मजर या मजरनामा एक ही बात है। तो अकबर को उसने क्या दिया।
तो क्वेश्चन नंबर 160 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। विरोधी न्यायिक धारणाओं में से किसी एक को चुनने का अधिकार प्रदान किया था मजहर ने उसे, जिसकी घोषणा अकबर ने की थी 1559 में, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कहता है कि मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था। मुगल काल की बात हो रही साथियों, या संपूर्ण मुस्लिम काल को अगर सल्तनत काल से लेकर के और लास्ट तक अगर देखा जाए, मुगल काल के एंड तक, मुगल काल के एंड बोले तो मेन मुगल काल का एंड 1707 में औरंगजेब की मृत्यु से तक समाप्त हो जाता प्रमुख रूप से, बाकी तो 1857 तक चलता है, सबको पता है, ठीक है ना। तो कितना लंबा टाइम पीरियड हो गया साथियों। सल्तनत काल 1206 से लेकर के 1707, लगभग मोटा मोटा 500 साल हो गए। तो एकमात्र शासक था हिंदू, कौन था बताइए साथियों, जो कि दिल्ली के तख्त पर बैठा, जिसने दिल्ली का सिंहासन पर बैठा था, दिल्ली पर राज किया था, वो था आपका हेमू या हेमचंद्र विक्रमादित्य। इसी ने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। ये अंतिम और 14वां विक्रमादित्य था साथियों। इससे पहले 13 विक्रमादित्य और हो चुके हैं, चाहे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो, चाहे और विक्रमादित्य षष्ठ हो, बहुत सारे विक्रमादित्य हुए हैं। तो आपको एज ए बीइंग ए हिस्टोरियन, हिस्ट्री स्टूडेंट, यू मे डू नो, आपको पता होना चाहिए इन सभी चीज़ों का। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि शेरशाह के काल में, शासनकाल में चांदी के रुपये एवं तांबे के दाम में क्या संबंध था, यानी कि दोनों के बीच में कितना अनुपात था। इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1/16, यानी कि एक चांदी के रुपये में आपके 64 दाम होते थे, 64 दाम आ जाते थे एक चांदी के रुपये में। एक चांदी के रुपये की वैल्यू होती थी 64 दाम के बराबर। यही कारण है साथियों, अंग्रेजों के आने तक 1857 के पास तक की बात है, एक रुपये में 64 पैसे होते थे। एक रुपये कितने पैसे होते थे, 64 पैसे, ना कि 100 पैसे जो जैसा कि आज है ना, ऐसा नहीं होता था। क्यों, क्योंकि एक रुपये में 4 आने होते थे, 16 आने। एक रुपये में कितने आने होते थे, 16 आना चलते थे। पुराने दादा दादी नाना से पूछ लें, बता देंगे, आना होता था, ठीक। और एक आने में 4 पैसे होते थे, तो 16 गुणा 4 कितना हो गया, 64। आज बोल देते ना बिल्कुल 16 आने की बात कही है, 16 आना। एक आने में 4 पैसे होते थे, और 4 चौक 16, और 16 चौक 64 आ जाएगा, सिंपल। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी रखनी चाहिए आपको, पता नहीं कौन बंदा कैसे टकर जाए आपको। आप बीइंग हिस्टोरियन आपके धज्जियाँ उड़ा कर रख देगा, अगर कोई ढंग का बंदा टकर गया तो। आपको सही बता रहा हूँ साथियों, बना देगा आपको पीजी और असिस्टेंट प्रोफेसर। आपके औकात आपको 2 मिनट में दिखा देगा वो, खास तौर से कोई कम्युनिस्ट कर गया तो। किसी दिन मेरे मामा का लड़का था एक, उसे मिल गया था दिल्ली में ही, भाई साहब क्या बहस हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों, निम्नलिखित में किसने अपना जीवन दारा शिकोह के तोपची के रूप में प्रारंभ किया था, बताइए साथियों। कौन सा विदेशी यात्री था जिसने कि अपना जीवन दारा शिकोह के तोपची के रूप में शुरू किया था।
तो क्वेश्चन नंबर 163 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनुची। इसने अपना जीवन जो है दारा शिकोह के तोपची यानी कि आर्टलरी तोप चलाने वाले के रूप में शुरू किया था। तो ज़रा बताइए साथियों कि मनुची कहाँ से आया था, इसका मूल निवास स्थान कौन सा देश था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन था। तो क्वेश्चन नंबर 164 का जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बयाना। ये राजस्थान, भरतपुर राजस्थान में है। भरतपुर एक जिला है राजस्थान का, उसी के आसपास है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों कि भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना किस मुगल बादशाह के काल में हुई। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, कई बार नेट में पूछा जा चुका है, नेट का आया हुआ क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 150 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका जहांगीर। ये होगा, एक मिनट, जहांगीर या शाहजहां या अकबर, क्या होगा। औरंगजेब हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि तो बहुत कट्टर था, है ना। ये प्रेम पुजारी था। शाहजहां, इसने इतना प्यार किया कि एक ही रानी से 14 बच्चे पैदा कर दिए। मुमताज महल से 14 बच्चे पैदा किए शाहजहां ने। जहांगीर फैशनेबल आदमी था। अकबर बड़ा राजा था। तो राइट आंसर इसका होगा औरंगजेब। ये बेशक कट्टर था, लेकिन ये सच है साथियों कि इसी के शासनकाल में सर्वाधिक फारसी कृतियों की रचना हुई शास्त्रीय संगीत पर। छुप कर लिखी गई थी, हालांकि इसने तो ऑफिशियल इतिहास लिखने पर भी बाद में बैन लगा दिया था, लेकिन छुप कर इधर उधर से बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई थी इसकी इसी के काल में। इसने बहुत सारी प्रथाओं को बंद करवा दिया। झरोखा दर्शन, तुलादान प्रथा, नवरोज प्रथा, ये वो सब बंद करवा दिया। वो धर्म भीरू था, कट्टर था धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा। फिर भी लोग आजकल इसे अपना वली मानते हैं। 166 क्वेश्चन कहता है कि चित्रकार साइफा बानो व नादिरा बानो किसके शासनकाल में हुई। क्या बात है साथी, महिलाएं भी चित्रकार थी। देखिए, 2 चित्रकार महिलाओं का, शाही महिलाओं का नाम आया है। तो वो कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में थी, बताइए साथियों।
इसका जो राइट आंसर होगा साथी वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस शासक के प्रशासन तंत्र में किरोड़ी शब्द का प्रयोग भू राजस्व विभाग के एक अधिकारी के लिए किया जाता था? ये तो पता ही होगा सबको। तो क्वेश्चन नंबर 167 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑब्वियस ही बात है, जब पर चैप्टर ही आपका मुगल काल का चल रहा है तो मुगल शासक ही होगा, सिंपल। ये फिर से आपका मैच मेकिंग का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 158 का राइट आंसर बताइए साथियों क्या होगा। एक तरफ समय दिया हुआ है, सन दिया हुआ है और दूसरी तरफ घटनाएं दी गई हैं, तो कौन से सन में कौन सी घटनाएं घटी थी ये आपने बताना है। आसानी के साथ बता सकते हो, इसमें कुछ है नहीं खास। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, सब सिंपल से स्टार्टिंग से ही ले लीजिए। 1527 ईस्वी। 1527 ईस्वी में क्या हुआ था सबको पता होगा, चारों में तो खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक, अकबर और आपका बाबर और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। और 1556 ईस्वी के अंदर, यानी कि ए का थर्ड, ए लाइन में थर्ड क्या है, एक ही है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। सिंपल है क्या इसमें बताइए, इसे मिला लीजिए अब। 1556 के अंदर अकबर का राज्यारोहण हुआ था पानीपत के दूसरे युद्ध में, है ना, इसने हरा दिया था, इसके सेनापति बैरम खान ने हरा दिया था हेमू को, हेमचंद्र विक्रमादित्य अभी जिसका जिक्र आया, ठीक है। और 1589 में मजहर की घोषणा, ये भी आ चुका, अभी आया था, अकबर ने की मजहरनामा की घोषणा। और 1658 में ये था आपका औरंगजेब का बनारस फरमान, औरंगजेब का बनारस फरमान। एक मिनट, ये आ जाएगा आप कैसे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे, ऑप्शन का स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि इन फ्यूचर में आपके रेफरेंस में काम आए। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया? बताइए साथियों, अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि से विभूषित किया था? कौन सा वो महान हस्ती थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबको लग रहा होगा इसका राइट आंसर अब्दुल रहीम खान होगा, क्योंकि यही एक प्रसिद्ध कवि था उस समय का। रहीम के दोहे आपने पढ़े होंगे, रहीम के दोहे बहुत पढ़े होंगे ना, बट 10+2 के अंदर हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। ये वही अब्दुल रहीम है, खाना इसी, ये क्या बोलते हैं आपका, बैरम खां का बेटा था। अकबर ने बैरम खां को मरवा दिया और बाद में उसी के ही क्या बोलते हैं, तो अकबर ने, मैं बता रहा था आपको, अकबर ने बैरम खां को मरवा दिया था बाद में, और उसकी पत्नी हालांकि बहुत सुंदर थी, इसलिए उसने उसके साथ अपना निकाह कर लिया था। यार सोच के देखिए, अपना उसी का सेनापति हुमायूं ने बैरम खां के हाथ में अकबर का हाथ दिया था कि मेरे जाने के बाद में मेरे बेटे का ध्यान रखना, और बैरम खां उसका बहुत अच्छा मित्र था हुमायूं का, और बैरम खां ने अपने बेटे की तरह पालन किया था इसका अकबर का। अकबर ने उसी को हटवा करके उसी की बीवी से निकाह कर लिया, क्योंकि उसकी बीवी काफ़ी सुंदर थी, बताते हैं, हालांकि एकेडमिक्स में नहीं पढ़ाया जाता ये। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राजा बीरबल को क्या दिया था, कवि प्रिय को उपाधि अकबर ने दी थी। अकबर लंपट टाइम का आदमी था यार, सब समझदार हो आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस चित्रकार ने तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का के लिए चित्र बनाया, उसका नाम था? जिस चित्रकार ने तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया उसका क्या नाम था?
ये नेट का आया क्वेश्चन है साथियों, बता रहा हूँ आपको। तो 170 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए साथियों, अबुल हसन और अबुल फजल एक ही समय के दो दो लोग हुए हैं, दो विद्वान हुए हैं। ठीक है, तो कई बार दोनों को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन कि 171 निम्नलिखित में से कौन सी जागीर स्थानांतरित नहीं की जा सकती थी। डी पे यहाँ पे लिख दीजिए मशरूत। एक और ऑप्शन दे रहा हूँ मैं अपनी तरफ से, मशरूत। एक और जागीर जोड़ दी इसमें, मशरूत। बताइए साथियों इन चारों में से क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, डी की जगह पे हमने ये लिख दिया मशरूत। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा इसका। वन 171 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वतन जागीर। ये साथियों क्या होती है वतन जागीर, ज़्यादातर आपके राजपूतों को दी गई थी कि उनके क्षेत्रों पे ऊपर जब कब्जा किया था ना अकबर ने, तो उनको मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया था। उन राजकुमारों को और उन राजाओं को वहीं की जागीर दे दी गई थी जहाँ के वो निवासी थे, कब्जा नहीं किया गया था, यानी कि उसे बोला गया वतन जागीर, यानी कि उसी का वतन, उसी का देश है ना। फारसी में वतन बोलते हैं देश को, कंट्री को, राष्ट्र को, तो इसीलिए इसे वतन जागीर बोला गया। मनसबदारी संस्था थी। बताइए साथियों कैसी संस्था थी मनसबदारी जो थी वो। तो 172 का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चयन या भर्ती द्वारा, रिक्रूटमेंट के माध्यम से। जैसे आज सरकारी ऑफिसर्स में किसी भी डिपार्टमेंट में भर्तियाँ होती है ना, रिक्रूटमेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग होती थी ये मनसबदारी की संस्था। हालांकि आज तो नहीं होता उतना, सबको पता है साथियों, सब पैसा चलता है दबा करके, है ना। चेक और जैक हमारे यहाँ बोलते हैं, चेक हो या फिर जैक हो, यानी चेक मतलब पैसा हो या फिर जैक मतलब आपकी पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, पॉलिटिकल सिफारिश होनी चाहिए मंत्री एमएलए एमपी वगैरह किसी की, तो आपका बात काम बन जाएगा जल्दी। अदरवाइज बेटा कोई नहीं पूछता, डिग्रियों को कोई नहीं पूछता, मेहनतों को काटते रहो चक्कर, बहुत समय लग जाता है, इसी में उम्र निकल जाती है स्टूडेंट्स की। आप बड़े बच्चे हो, जल्दी समझ जाते हो। नेक्स्ट कहता है कि खाफी खां को मुंतखब उल लुबाब, क्या बात है वही आ गया, खाफी खां को मुंतखल उल लुबाब की रचना गुप्त रूप से करनी पड़ी क्योंकि, बताइए साथी क्यों क्यों करनी पड़ी थी, क्या कारण था उसका। क्यों, क्योंकि औरंगजेब इतिहास लेखन के खिलाफ था, उसने बैन लगवा दिया था कुछ समय के बाद में, इतिहास लेखन पे बैन लगवा दी, इसलिए खाफी खान ने मुल्तखब लुबाब की रचना छुप करके लिखी थी।
जिस मुगल सम्राट ने फारसी में आत्मकथा लिखी उसका नाम सबको पता होगा यार ये तो। 174 क्वेश्चन। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है साथियों कि कौन सा मुगल सम्राट था जिसने फारसी में अपनी खुद की आत्मकथा लिखी थी। तो ये जो लिखी थी था तो सबको पता होगा, जहांगीर ने लिखी थी अपनी तुझको जहांगीरी के नाम से, ठीक है ना। लेकिन पूरा बताइए साथियों, उसने कुछ सालों तक का इतिहास खुद लिखा था और बाकी का हिस्सा बताइए साथियों किस विद्वान ने किसे लिखवाया उसने। बाकी का लास्ट का जो हिस्सा था ना तुझके जहांगीरी का अंतिम हिस्सा कौन से इतिहासकार ने लिखा, कौन से विद्वान ने लिखा। आज के लिए एक और सवाल आपका, देखते कितने लोग आंसर इसका दे पाते हैं। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे साथियों मुगल काल के जिनको हमने सॉल्व किया, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन अगली वीडियो में फिर हम और इंटरेस्टिंग और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस लेकर के आएंगे आप सभी के लिए। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, अपनी स्टडी में कंटिन्यू लगे रहिए। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, डाउट आता है तो हमसे आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, या फिर हर सैटरडे को शाम 4 बजे हमारी गूगल मीट होती है, उसमें भी आप आ करके लाइव पूछ सकते हैं। वो हमारा एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है, उसका लिंक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेगा हर बार की तरह, पुराने स्टूडेंट्स को पता है और वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। जिसको नहीं पता उनको बता देता हूँ, गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, गूगल मीट ऐप जो होता है उसे डाउनलोड कर लीजिए, सैटरडे को शाम 4 बजे का इंतज़ार कीजिए और फिलर फोरम के आपके क्या बोलते हैं ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, इसी से ज्वाइन हो जाइए। यहाँ से यहीं पर उसका लिंक मिलेगा आपको गूगल मीट का ज्वाइन होने के लिए। उस लिंक पर क्लिक करके आप गूगल मीट पर ज्वाइन हो सकते हैं सैटरडे शाम 4 बजे। डाउट क्लियरिंग सेशन होता है वो हमारा, वहाँ हम 1 बाय 1 करके स्टूडेंट्स के डाउट को सोल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो आप हमारे साथ लास्ट मोमेंट तक बने रहिए साथी। तब तक के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच। जय हिंद और जय भारत।